एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। वेक्टर की जर्नी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर हम जो पढ़ रहे थे, फिजिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, उसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। और कल जो हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, कल जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके और जो इन डेप्थ यूजर्स हैं, जो यूजर्स बहुत जल्दी हमें काम नहीं आएंगे, पर एकदम जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे, एकदम ऐसे देखने वाले सवाल होंगे, उनमें वो काम आएंगे, तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हैं, जो स्केलर प्रोडक्ट के या डॉट प्रोडक्ट के, उसे देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे क्रॉस की ओर। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं वेक्टर में, जिसका हमने नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे हमेशा क्या मिलता है? स्केलर। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया। तो खैर ए डॉट बी हमने जो पढ़ा था, ए डॉट बी, ये हमें मिला था ए बी कॉस थीटा। अब मॉड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखिए एरो ही नहीं दिया, तो मॉड भी लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया था। और इसका हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया था ए डॉट बी बाई ए बी, बाई ए बी, ये हमने बनाया था फॉर्मूला कॉस थीटा का। और इसका एक लंबा चौड़ा, क्योंकि ये अगर हम ए को लिख दें A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, और B को लिख दें A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप, तो ये एक लंबा चौड़ा बन जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। और ये कैसे हुआ था उसी इनसाइड की भी हमने बात करी थी। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हमने कॉस थीटा का भी फॉर्मूला देखा था। और हमने कॉस थीटा का जो छोटा सा फॉर्मूला था, ठीक है, उसकी भी बात कर ली थी। और उस पर एक दो सवाल भी करे थे। एक 3D का क्वेश्चन करा था, जिससे हम थोड़ा सा 3D भी सीख गए थे, और ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया था। तो इतना हमने कल पढ़ा था। आज कॉस थीटा पे और भी सवाल हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डॉट प्रोडक्ट के जो इन डेप्थ यूजर्स हैं, जो यूजर्स एकदम अच्छे अच्छे सवालों में काम आता है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर जैसे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये महाशय इधर चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और एक जो है एक दूसरे महाशय वो इधर चल रहे हैं। ये महाशय ये जानना चाहते हैं कि ये मेरी ओर कितने से चल रहे हैं, मेरी ओर कितने से चल रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है। वेक्टर की बात आ गई। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ओर, ये जानना चाहते हैं ये पर्सन P1 है मान लीजिए, ये पर्सन P2 है मान लीजिए, तो P1 ये जानना चाहता है कि P2 मेरी तरफ कितना से आ रहा है, या P2 ये जानना चाहता है कि P1 मेरी तरफ से कितना से आ रहा है। तो देखिए P1 जा तो इधर रहा है, पर इसका एक हिस्सा, इसका एक कॉम्पोनेंट P2 की ओर भी है, और एक P2 के परपेंडिकुलर भी है। P2 का एक कॉम्पोनेंट P1 के अलॉन्ग भी है, और P1 के परपेंडिकुलर भी है। कह सकते हैं ऐसा। तो हमें ये अगर ये पता करना हो कि उसकी ओर कितना से जा रहा है, तो इसमें बहुत काम आता है कौन? डॉट प्रोडक्ट। तो सोचिए अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर मैं इसे लिखता हूं ऐसे, तो अगर इस वेक्टर को A मान लें, मान लीजिए इस वेक्टर को अगर मान लीजिए हम B मान लें, और ये बीच का एंगल को थीटा मान लें, बीच का एंगल हमेशा यहाँ लिखते हैं, कोई दूसरा एंगल तो यहाँ हम लिख नहीं सकते, तो कॉस थीटा मतलब बीच का एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ये अगर हम यहाँ लिख लें, तो सोचिए ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा अगर हम बाहर चुरा लें तो वो क्या है? ए कॉस थीटा है वेक्टर ए का वो हिस्सा जो बी के अलॉन्ग है। ए कॉस थीटा देखिए इधर आ गया, बी के अलॉन्ग वेक्टर ए का हिस्सा, यानी ए कॉस थीटा है। ए कॉस थीटा का नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये ए कॉस थीटा की हमने बात करी। ए कॉस थीटा क्या है? ए का कंपोनेंट किसके अलोंग? बी के अलोंग। उसी तरह बी कॉस थीटा क्या होगा? सोचिए हम यहां से अगर बी कॉस थीटा चुरा लेते तो वो क्या होता? वो होता कंपोनेंट ऑफ बी, बी का हिस्सा ए के अलोंग, ऐसा हो जाता। और अगर हमें कभी ये चाहिए होगा, किसी वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए होगा, तो हम किसके पास चले जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए फॉर्मूला बनाते हैं,
सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं इसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए कॉस थीटा तो हमें चाहिए ही, तो बी को हम उधर लेके चले गए बाई बी। ये आप समझिएगा कि मैग्नीट्यूड है, मैं कोई मोड नहीं दे रहा, पर मैंने देखिए एरो भी नहीं दिया, तो मैं केवल बी लिख रहा हूँ ना, मतलब बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ऊपर एरो देता तो वेक्टर हो जाता, फिर डायरेक्शन की भी बात कर रहा होता, पर अभी तो मैं केवल बी लिख रहा हूँ, मतलब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यानी ए कॉस थीटा का फॉर्मूला ये आया। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है ये हमने कल देखा था। डॉट प्रोडक्ट करके किसी दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है पहले वाले वेक्टर का उसके लॉन्ग प्रोजेक्शन। उसी तरह सोचिए अगर हमें निकालना है, बोलिए अगला सेंटेंस में क्या लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। आप खुद से बताइए ये फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो पहले बी अलोंग ए यानी हो जाएगा बी कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी बाई बी, सॉरी ए डॉट बी बाई ए। इस बार हमने बी कॉस थीटा चुरा लिया, ए को उधर लेके चले गए। क्या इसका छोटा भी फॉर्मूला है, जो नना मुना फॉर्मूला हम लाते थे, जो हम कॉस थीटा का लाए हैं, वो फॉर्मूला भी है। तो क्या हो जाएगा, ये कब है, जब ए को हम कंपोनेंट के रूप में लिख दें, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, b को a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, तो क्या होगा, तो a डॉट b हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और b का हो जाएगा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये याद रखने की बात ही नहीं, याद और समझना तो इसे है, ये तो हम तुरंत लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट, बोलिए a का, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। क्या कोई मुश्किल बात है? नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। और इससे सोचिए कि क्या मिल गया हमें, हम किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन अब निकाल सकते हैं कि उस वेक्टर का तो ठीक है इधर है, लेकिन वो वेक्टर उस वेक्टर के अलोंग कितना लग रहा है, उस वेक्टर के अलोंग कितना काम कर रहा है, ये हम इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको ये जरूरत पड़ेगा, तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए। ये सब ब्रह्मास्त्र की तरह फॉर्मूलाज हैं, मतलब कि एकदम कभी भी काम नहीं आएगा जब सामने कोई शत्रु होगा, ठीक है, जिसका वध करना होगा हमें, तब ये क्वेश्चन, तब ये फॉर्मूला हमें ध्यान में आना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में ही हमें काम आना चाहिए। तो ये है इसका बहुत इन डेप्थ यूज डॉट प्रोडक्ट का, कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का ये जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, इसके यूजेस क्या क्या हैं, किन बातों में ये यूज होगा। तो सबसे पहला इस फॉर्मूला का यूज क्या है, सिंपल, डॉट प्रोडक्ट निकालने में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट इससे निकलेगा। और डॉट प्रोडक्ट निकालने का इससे भी एक बेहतर तरीका ये था कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, ये भी एक तरीका था। दूसरा यूज क्या है, एंगल्स को फाइंड या प्रूफ करने में। एंगल अगर हमें फाइंड करना है, कभी भी दो वेक्टर दिया हुआ, बोला एंगल निकालो इनके बीच का, या कोई फिगर दे दिया जिसका वेक्टर हम निकाल सकते हैं और बोला एंगल निकालो इसके बीच का, या प्रूफ करो कि इतना एंगल है, तो अगर ये कभी भी हमें करना हो तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए। और उसका भी फॉर्मूला हमने देखा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये कब काम आएगा, एंगल को फाइंड करने में या प्रूफ करने में। परपेंडिकुलर प्रूफ करना, 60 डिग्री प्रूफ करना, 30 डिग्री प्रूफ करना हमारे जीवन में अगर लगा हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और क्या काम आएगा, और ये काम आता है जब हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग। कभी हमें अगर जरूरत पड़ गया कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब केसेस अगर हमें कभी हमारे दिमाग में आते हैं कि हाँ ऐसी कभी ज़रूरतें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का, उससे ये सारे काम आसान हो जाते हैं। और उसका हमने शॉर्टर वर्जन, जो बेसिक वर्जन है वो भी देखा, और जो बेसिक वर्जन नहीं है, जो हम कह सकते हैं कि एलोंगेटेड फॉर्म है, जो कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म है या 3D फॉर्म है, हमने वो भी देखा। और दोनों को मिला करके हमें याद रखना है, समझ करके रखना है। फिर बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। डॉट प्रोडक्ट के यूजेस अगर हम यहाँ लिख लें, मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि लिखना, तो पहला यूज क्या था, टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का
ये दूसरा यूज क्या था, टू डिराइव, टू फाइंड और प्रूफ एंगल्स, और तीसरा था टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ये यूजर्स हैं, ठीक है, ये यूजर्स हैं, इसके काम आने वाली बातें हैं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो पहला प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ये हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देगा। तो इट ऑलवेज गिव्स, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी की हम अगर बात करें तो ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी करें, कल हमने करके देखा है, ऐसा नहीं कि हम इसे मान के चल रहे हैं, कल हमने करके देखा है कि चाहे हम एफ डॉट डी कर रहे थे, चाहे हम डी डॉट एफ कर रहे थे, कॉसी थीटा मिल रहा था हमें, और दोनों में ये बातें सेम थी। तो ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, बात बराबर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और ये प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ये स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है कि हम ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, बात बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, अगर हम ए डॉट बी प्लस सी करें, मान लीजिए कि पहले हम बी और सी को जोड़ दें फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, और हम कहते हैं कि नहीं हम अलग करेंगे, तो ए डॉट बी करते हैं हम पहले, फिर बी डॉट सी करते हैं हम पहले, और उसके बाद जोड़ते। तो ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, आप इनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, दोनों सेम आएंगे। और ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डॉट प्रोडक्ट को आराम से आप बाहर निकाल के या पहले जोड़ के, वैसे जैसे आपको सुविधा पड़े आप करिए, और वो दोनों वैल्यू सेम आने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सोचिए किसी का भी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा, वेक्टर फिक्स है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो वेक्टर अगर हमने फिक्स कर दिया तो सारा कुछ किसके ऊपर छोड़ दिया, कॉस थीटा के ऊपर, उनके बीच के एंगल के ऊपर, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल का कॉस थीटा अगर मैक्सिमम है तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम होगा जब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स किया है हमने, वेक्टर को फिक्स करेंगे तो फिर डायरेक्ट उसका तो एंगल भी फिक्स हो जाएगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम फिक्स करें, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो थीटा कितना पे आएगा, 0 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू तो खैर 0 ही होगा, मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा, है कि नहीं। और मिनिमम वैल्यू अगर 0 होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा। और ऐसे वेक्टर्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ऑर्थोगोनल। जब दो चीजें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहें तो वहां ऑर्थोगोनल वर्ड का आपको यूज करना है, फिजिक्स और मैथ में या हर जगह जहां भी आपको मिलता हो। तो ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब है कि परपेंडिकुलर। तो जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था हमें डॉट प्रोडक्ट का, तो हमने कहा कि थीटा को 0 डिग्री करो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और जब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए था तो थीटा को 90 डिग्री करो तो आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन उस समय मिनिमम 0 होगा। तो वैसे बोलेंगे कि हम ये दोनों वेक्टर जरूर 90 डिग्री पे है और ऑर्थोगोनल वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, हमने आई कैप और जे कैप वाली जो बातें कही थी, चलिए उसे भी देख लेते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप क्या आया था, 0। तो ये तो ऑर्थोगोनल है वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल है, कभी भी तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट सिंपली कह सकते हैं कि 0। हमें पहले से पता है, मान लीजिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 बोल देंगे आराम से। लेकिन सोचिए कि हमें पहले से पता है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या दोनों वेक्टर एक ही हैं। मान लीजिए कि हम ए डॉट ए करें, ए डॉट ए करें, ये मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। ए डॉट ए करें, ठीक है, तो ए डॉट ए अगर हम करें तो ये हमें क्या मिलेगा, मिलेगा ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जिधर ए है उधर दूसरा वाला भी है, ये दोनों ए तो एक ही है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। हमें ए डॉट ए करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो याद कीजिए, आप फॉर्मूला पढ़ा करते थे 9th में, पढ़ते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ते थे आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पढ़ते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वो सारे फॉर्मूले यहाँ भी लागू हैं। देखिए क्या, आप ऐसे लिख लीजिए वेक्टर ए टी, क्योंकि टी ए का स्केलर है, मान लीजिए टी 2 है तो दुगना हो जाएगा एक्सेलरेशन का, उसमें क्या है कि नहीं।
फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ टी स्क्वायर स्केलर है तो जितना भी आएगा वो हो जाएगा उतना, टी भी स्केलर है तो गुना हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये वी स्क्वायर वैसे ही नहीं आया है, ये वी स्क्वायर ऐसे आया था, वी डॉट वी माइनस यू डॉट यू इज इक्वल टू 2a डॉट एस। ये हमें तब भी मदद कर देगा जब हमारे एंगल्स अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि ये हम तो ऐसा चैप्टर का नाम होता था 9th में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एकदम हम सीधा चलते थे, जरा सा भी मुड़ना धुड़ना नहीं है, ऐसा हम करते थे। पर ऐसा हम हमेशा करें कोई ज़रूरी थोड़ी है, एक्सलेशन हमारा उधर हो, हम इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ऐसा कर सकते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लेते वक्त जो गाड़ी को खींचा था, हम फोर्स इधर लगा रहे थे तो एक्सलेशन तो इस तरफ था, पर गाड़ी चल नीचे रही थी, तो दोनों के डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, तभी ये काम आएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये पांचवा प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ स्क्वायर ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड। अपने आप से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो स्क्वायर मिल जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आई डॉट आई हमने किया था तो 1 का स्क्वायर मिल गया था। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के यूजेस देखे, कहाँ कहाँ यूज आएगा, डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखी, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी हैं, और इन सब पे कुछ पहले सिंपल सवाल और कुछ अच्छे सवाल आपको दिए जाएंगे। हम डिस्कशन में इस चीज़ को सीखेंगे और डिस्कशन में ही इनके जो प्रॉब्लम्स हैं अच्छे वो हम वहाँ पे बनाएंगे। तो आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बातें करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल हमने लिया था, हमने टॉर्क निकाला था और R क्रॉस एफ या D क्रॉस एफ करके हमें टॉर्क मिला था। तो पहले डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, फिर हम एलॉबरेटली इसका चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक हो गया है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि वेक्टर मिलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बीच में क्रॉस दे करके दिखाएंगे इसे, इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है इसका डेफिनेशन? ए क्रॉस बी का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ए क्रॉस बी होता है ए बी, हम पहले स्टाइल से ही लिखेंगे ए बी, कल अगला दिन हम इसमें वो ब्रैकेट वगैरह देना बंद कर देंगे, वहाँ से एरो हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, वही बात हो जाएगा। साइन थीटा एन कैप, याद करिए हमने एन कैप भी लिखा था, इसको बहुत ज़्यादा देखा नहीं था हमने उस समय, पर आज हम इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी महत्व रखता है, क्योंकि अब ये जो आने वाला है वो वेक्टर आने वाला है, तो एन कैप भी महत्व रखता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करना चाहते हैं तो हम ए क्रॉस बी जाएंगे। और ए क्रॉस बी जाने का मतलब है कि आपको अगर एन कैप चाहिए तो आप ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ जाएं, ए से दाएं हाथ से करना है ये सब, ए क्रॉस बी जाएं, राइट हैंड थंब रूल नाम आपने सुन रखा है, ए क्रॉस बी, तो ये जाहिर सी बात है कहाँ आया, ऊपर की ओर। यानी ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर हमें मिलेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, उसका डायरेक्शन हमें ऊपर की ओर मिलेगा। तो ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा क्यों आ रहा है? साइन थीटा हमने बात करा था कि क्यों आता है, याद करिए जो दरवाज़ा हम खोल रहे थे, ठीक है, उसमें जब हम 0 डिग्री लगा रहे थे, जिधर फोर्स लगा रहे थे उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी था, तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जब परपेंडिकुलर दरवाज़ा ऐसे है और हम ऐसे परपेंडिकुलर मार रहे थे 90 डिग्री पे, तो दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुल रहा था। हम अगर 60 डिग्री पे ऐसे ठुसकाते दरवाजे को तो उतना असर नहीं होता, 90 डिग्री वाला असर नहीं आता, 90 डिग्री वाला धूम नहीं मचता, लेकिन दरवाज़ा फिर भी खुलता। तो कहने का मतलब जितना एंगल हम बढ़ाएंगे, 0 डिग्री रखेंगे, दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कि ये साइन पे डिपेंड करता है कि साइन ही ऐसा करता है कि 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे मैक्सिमम। तो ये साइन थीटा यहाँ आता है और ए क्रॉस बी हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप ए क्रॉस बी का वैल्यू हुआ। अब इसका जो A1 B1 करके जो वैल्यू होता है, A1 B1 C1 जो हमने किया था,
अगर वो वैल्यू हम लाना चाहें तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो पहले चलिए हम कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहला ये है कि एक टर्म है मैथ में, ये मैंने बेसिक मैथ में जानबूझ के छोड़ रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमारे फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा ये बस अभी क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है और बहुत कम यूज़ होगा। तो मैंने कहा भी था आप लोगों को कि जो कम यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल टूल्स पूरा हमने पढ़ लिया था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी थी, तो जो बहुत कम यूज़ होगा वो हम वहीं पे देख लेंगे। तो चलिए एक टूल जमा करते हैं, उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। छोटी सी बात है, 5 मिनट की चर्चा है, आप बस ध्यान से सुन लें। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हम इसको पढ़ने के लिए, इसको याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट? मैट्रिक्स मतलब होता है माया जाल, मैट्रिक्स मतलब माया जाल होता है, ठीक है। और आप देखे होंगे कहीं कहीं फॉर्मूला में माया जाल बन जाता है। याद करिए जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे 10 क्लास में, तो वहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फॉर्मूला आता था, बड़ा अजीब लगता था हमें, तो वो एक नंबर का माया जाल बन जाता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें दिया रहता था और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमें निकालने के लिए बोला जाता था। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनता था लंबा चौड़ा हाफ x1 y2 माइनस y3, वो एक मायाजाल बन जाता था। तो जब कभी मायाजाल बन जाता है, नंबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, तो हम उसको सिंपली लिखने के लिए उस मायाजाल को बोलते हैं मैट्रिक्स। उसको लिखने का तरीका बस इतना है कि हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लिख दिया हमने 1 2 3 3 4 5 5 6 7, मान लीजिए हमने ऐसे कुछ लिख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। ये कुछ लिखा हुआ है नंबर, इसका कुछ वैल्यू है, ये हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब हम उसे ऐसे लिख दें। ऐसे क्यों लिखेंगे? ऐसे आसान करने के लिए लिखेंगे, वरना हम सोचिए अब आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपको याद हो गया कोई कारण से, क्वाड्रिलेटरल का भी तो फॉर्मूला होगा, फिर हम उसको 5 साइड तक कर दें, तो अगर हम 12 साइड कर दें तो कितना ट्रायंगल बना के आप निकालिएगा, तो 12 साइड का सीधा एक फॉर्मूला होगा, वो हम कैसे याद रखेंगे? तो मैट्रिक्स के फॉर्म में याद रखेंगे। वो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे कि कैसे याद रखेंगे। तो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि मायाजाल के फॉर्म में, और जब इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ये एक अलग ही ब्रांच है अलजेब्रा का, जो क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा, पर अभी थोड़ी सी बात इसकी करते हैं। देखिए क्या है मतलब, क्या है इसको लिखने का, ठीक है। तो आप ऐसा जाने कि इसमें बहुत सारी बातें छुप रखी हैं। क्या है ये? यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। आप साइन अपने से समझ जाए कि ऐसा है अल्टरनेट में, हर जगह ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस, ये प्लस है। देखिए हर जगह अल्टरनेट हो जाएगा, आप कैसे भी बढ़े अल्टरनेट हो जाएगा। अगर आप सीधा सीधा बढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट हो जाएगा। और इसको बोलते हैं रो, सिंपल ROW, और इसको बोलते हैं कॉलम। तो बोलना ही चाहिए, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब जब इसे ओपन किया जाता है, मान लीजिए हमको इसका जानना है कि भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो इसको ओपन करने का जो तरीका है वो ये है कि हम ऐसे लिखेंगे। आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। आपका मन करे कि मैं ऐसे ओपन करूंगा तो आप कर सकते हैं, आपका मन करेगा ऐसे ओपन करेंगे तो कर सकते हैं, आपका मन करे ऐसे ऐसे, जैसे मन करे। ये डायगनली मत आ जाइएगा, ऐसे सीधा सीधा, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर आपका ओपन करने का मन है तो आप कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादा तूफ़ानी नहीं कर रहे हैं शुरुआत में, और हम तूफ़ानी अभी इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमने पूरा नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो लिखने का तरीका देखिएगा, वैल्यूज़ पे मत जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे 1 लिखा था, ऐसा नहीं है। वैल्यू देखिएगा कि मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते ये हैं, पहले मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम लिखेंगे। जब हमें इस मैट्रिक्स को ओपन करना है, इस मैट्रिक्स को अगर हमें खोलना है, तो हम करेंगे ये कि कोई भी एक पैटर्न चुनेंगे। जैसे हमने चुन लिया कि हम इस रो के अबाउट खोलना चाहते हैं, तो आप ये पहला उठाएंगे कि भाई 1 तुम आ जाओ। तो जैसे आपने 1 को चुना कि आप इसको ओपन करने वाले हैं, तो ये रो और ये कॉलम भूल जाइए कि है ही नहीं। मान लीजिए कि है ही नहीं ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा? ये बचा, और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा, और माइनस करना है। आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस करना। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। 1 के अबाउट ओपन करना है, तो ये रे और ये कॉलम गायब, तो यही बच गया ना।
तो ये बच गया। तो अब इसको क्रॉस गुना करना। देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ, 1 लिख दिया हमने, 1 को प्लस क्यों लिखा, क्योंकि 1 साइन प्लस छुपाए रहता है। तो ये और ये गायब हो गया। जैसे ये और ये गायब हुआ तो हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 7। लिखते वक्त आप प्लस प्लस मत लिखिएगा, लिखते वक्त सब जैसा वैल्यू है वैसा ये वैल्यू लिखना है। ये ओपन करते वक्त प्लस माइनस यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6। अभी हम 2-3 ओपन करके देख लेंगे। 5 इंटू 6 ये है, 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6। फिर अगली बार हम क्या लिखेंगे, अगली बार हम लिखेंगे -2। सोचिए यहाँ पहले ही -2 होता तो -2 लिखते तो प्लस हो जाता, ठीक है, -2। तो -2 हमने लिखा। तो देखिए अब जैसे हमने ये वैल्यू लिखा तो ये और ये गायब हो गया, ठीक है। अलग कलर का मार्कर अगर यूज किया जाए तो ये और ये गायब हो गया इस बार। तो बचा क्या, ये और ये। तो सोचिए क्या होगा, 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 ये हो गया। ये हमने 2 के अबाउट खोल लिया। अब प्लस 3 हमने जैसे लिखा ये और ये गायब हो गया। तो अब ये दोनों बचे। तो सोचिए क्या बचेगा, आप ही सोचिए, 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4, 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 ये वैल्यू बचा, ठीक है। ऐसे लिखा हमने। चलिए एक बार और ओपन करते हैं, ठीक है, एक बार और बना करके हम यही वैल्यूज को दोबारा लिख करके, है ना, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 इसे हमें ओपन करना है, ठीक है। दोबारा कर रहे हैं इसी को, फिर हम अलग वैल्यूज भी लेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 28 माइनस 30 तो -2 इंटू 1 -2 माइनस 21 माइनस 25 तो -4, ठीक है, -4 इंटू -2 प्लस 8, ठीक है, और 18 माइनस 20 तो -2 प्लस 3 यानी प्लस सॉरी -6 ना, -2 -6 तो ये 8 आया और ये टोटल कितना आ गया 0। खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, तो ये 0 आ गया इससे निकल के, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू ओपन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ गलती अगर इसको जोड़ने घटाने में की होगी तो आप बुरा ना माने, ठीक है। अब देखिए ये मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी अभी नहीं देख रहा हूँ जानबूझ के, कि चलिए इसे हम बस निकालना सीखते हैं। देखिए तो 1 किया, फिर से सोचिए ये प्लस माइनस प्लस लिख लिया हमने तुरंत। अगर हम इसके अबाउट ओपन करते तो प्लस माइनस प्लस लिख लेते। तो प्लस माइनस प्लस हमने लिख लिया, 1 कर दिया। तो 1 किया तो जैसे ही 1 किया ये और ये गायब हो गए। तो बचा क्या, 4 इंटू 7। देखिए इससे ऐसे जो पहले है, ठीक है, वो देख रहे हैं कैसे क्रॉस कर रहे हैं माइनस। ये रूल है, ये टेक्निक बनाया गया है ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद रखें और उनका आसानी से यूज कर पाएं। ये टेक्निक स्पेशली इजी करने के लिए बनाया गया है। बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब जो मैथ बोलते हैं कि एकदम खोज होना ज़रूरी था, तो ये बस आसान करने के टेक्निक्स हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा जब आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो कि कैसे आसान करता है, और जब आप फार्मूलाज पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे ये याद रखने में हमारी मदद करता है और कैसे उनका वैल्यू निकलवाने में मदद करता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। वो मैथ की बातें हैं। 4 इंटू 7 हमने यहाँ किया और माइनस देखिए हो जाएगा 5 इंटू 6 -2 तो -2 किया तो ये और ये खत्म, तो 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 और फिर किया +3 तो +3 किया तो हो गया 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 ये हो गया वैल्यू। तो ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जो हम निकाले थे, तो 0 आया था, ठीक है। एक वैल्यू आप निकाल के दिखाइए, 2 3 4 4 3 2 2 5 2 मान लीजिए, निकालिए इसका वैल्यू। आप अपने से पहले कोशिश कर लीजिए, फिर आपको हम निकाल के दिखाते हैं तो पता चलेगा और फिर हम इसे सीख जाएंगे। तो ये हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट याद रखने में मदद करेगा। वरना हम आप अभी देखिए कि कैसे हमारी मदद करता है, कैसे ये हमारा काम आसान करता है, ठीक है। तो ये आपको अभी दिख जाएगा। पहले आप इसका वैल्यू एक बार निकाल के देखें, 3 में ही हमारा काम चल जाएगा, हमें 4/4 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बनाइए, वीडियो को पॉज करके फिर हम इसमें मिलते हैं। पूरा वैल्यू आप लाए होंगे, उम्मीद है, नहीं लाए तो एक बार और बना लीजिए। पूरा वैल्यू लाने वाले हैं हम एग्जैक्टली। तो देखिए ये हम करते हैं तो हम ये जान गए, इसी के अबाउट ओपन करेंगे हम, सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू, जैसे हमने 2 लिखा ये और ये गायब हो गया, यही तरीके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10,
6 माइनस 10, कुछ याद आ रहा है क्या? 10 में भी हम ऐसा किया करते थे। क्या आपको लगता है कि 10 के कामों को ये आसान कर देगा? बिल्कुल। ये 10 का अगर आपने इसे पहले पढ़ रखा होता तो ये आसान कर देता। और पहले के सिलेबस में, बहुत पहले के सिलेबस में पहले ये पढ़ा दिया जाता था, उसके बाद वो पढ़ाया जाता था। जो 10 में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एरिया वगैरह की बातें करी थी, और आज भी कई सारे बोर्ड्स इसको फॉलो करते हैं। खैर, -3 हमने जैसे लिखा, ये और ये गायब हो गया, तो 8, 4 × 2 8 - 2 × 2 4, और अंत में लिखेंगे +4, तो ये और ये गायब, तो 20, 4 × 5 20 - 6। ठीक है, यस करने का समय आ रहा है। 2 × -4 -3 × 4, 3 × 4 और +14 × 4। कुछ इस बार खुदा पार कुछ निकलने वाला है हमारा, हो जाएगा -8 -12 +56, ये हो गया 20 और 56, ये आ गया 36। तो ये 36 आंसर है। बहुत सारे लोगों का आया होगा, है ना, सारे लोगों का आया होगा। बहुत लगा दिया मैंने, थोड़ा ज़्यादा वजन देने के लिए, सारे ही बोलना चाहता था मैं। तो 36, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लें, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें ये बार बार जरूरत पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट में केवल। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन माइनस वगैरह से निकाल के, क्योंकि माइनस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 - 4 2 5 -1 7 -9 6 बनाइए। तो एक बार इसे ट्राई कर लीजिए फिर से वीडियो को पॉज करके, और इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप बना लीजिए बस अपनी मन की शांति के लिए, अपना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे हम ठीक ठाक समझदार हो गए और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हमारी हो गई। तो अब इसके 3D के कंसेप्ट को हम समझते हैं। इस डेफिनेशन का यूज करके हम I और J के बीच पहले रिलेशन लाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जितना आसानी से हम डॉट में समझ गए थे, क्रॉस के लिए उतना आसान नहीं है। क्रॉस उतनी आसानी से काम नहीं करता जितनी आसानी से डॉट करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ हम वेक्टर पे डील कर रहे हैं, और वेक्टर अभी हमने सीखा है, अभी 2-4 दिन हुए हैं हमें वेक्टर को देखे हुए, वेक्टर के बारे में जाने हुए। हमें तो 4 दिन पहले वेक्टर को जोड़ने भी नहीं आता था। तो आज हम इसे आई कैप और जे कैप से समझने की चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम आसान वाला पार्ट उठाते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप का आई कैप के क्रॉस ही कर दिया। तो पहली बात, हमने आई कैप और आई कैप के क्रॉस ही अगर कर दिया तो हम मुड़ेंगे कैसे? हम जो गोल घुमा देते तो घुमाएंगे नहीं, तो कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप कॉस, सॉरी साइन आता है यहाँ, आदतें हमारी पुरानी रह गई हैं। साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री सब 0 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। यानी आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू आ जाएगा 0। सोचिए जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? तो जे कैप क्रॉस जे कैप अगर हम वैल्यू निकालें भी तो ये आएगा 0। के कैप क्रॉस के कैप अगर हम वैल्यू निकालें भी तो ये क्या आएगा? 0। ये आ जाएगा 0। अब देखिए, हम x और y मानते थे तो z इधर ही मानते थे। क्या हम उधर मान सकते थे? क्या हम z इधर मान सकते थे? ऐसा कुछ कर सकते थे? उधर तो ऐसे भी नहीं मान सकते क्योंकि x के खिलाफ है, लेकिन z इधर उधर दोनों तरफ मान सकते हैं। तो हमारे सामने क्या कुछ रूल्स हैं कि हम पूरी तरह आज़ाद हैं? तो ये अगले सेगमेंट में हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कर दें आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम कर दें तो सोचिए क्या मिलेगा हमें? मिलेगा, हमें जो भी मिलेगा वो पहले तो होगा मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और साइन 90 डिग्री। और इसका एन कैप अगर हम लिखें, एन कैप अगर हम लिखें तो सोचिए आई अगर इधर है, मैं आपके हिसाब से अगर देखूं आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो आई क्रॉस जे का मतलब कि आई से जे की तरफ जाइए। और ये तो देखिए जे के कैप इधर आया ना,
तो ये हमें मिलता है के कैप। तो ये 1, ये 1, ये भी 1, तो बचा क्या के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। क्या हमने x इधर माना y इधर माना तो इधर ही z मानना होगा? जी हाँ, इधर ही z मानना होगा, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट इधर उधर हो जाएगा। तो आप अगर x और y अपनी मर्जी से चुनिए, आपने x इधर चुना y इधर चुन लिया, तो x देखिए x इधर चुन लिया y इधर चुन लिया, तो ये ऐसे चुनिएगा तो अंदर की ओर आपको के कैप मानना होगा, अंदर की ओर आपको z एक्सिस मानना होगा। आपको हमेशा इस रूल का इस रूल का पालन करना होगा, तब जाके आप ये कह पाएंगे कि इधर x है, इधर y है और इधर z है। तीनों को चुनने के लिए आपको इस रूल से चलना होगा। ये तो हमने आई कैप क्रॉस जे कैप की बात करी। अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप कर दें तो क्या होगा? तो आई जे कैप तो हम देख ही चुके हैं, आई जे और ये के मान लिया हमने, ये तो हम देख ही चुके। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? तो देखिए जे कैप ऊपर है और के कैप इधर है, तो क्या आया? आई कैप आया, यानी ये आ जाएगा आई कैप। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, सोचिए आई से जे किया, जे से के किया, अब क्या करेंगे? के कैप क्रॉस आई कैप, तो के इधर है, आई इधर है, तो इधर आइए, देखिए कहाँ आ रहा है? ऊपर की ओर, यानी जे कैप की ओर, तो ये हो गया जे कैप। यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये याद करिए, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करिए, बी डॉट ए करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा होगा यार, फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर हम आज़ाद रहेंगे, लेकिन देख लेते हैं। तो हमने आई कैप क्रॉस जे कैप किया, तो जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, और आई जे के फिक्स रखा हमने कि आई इधर हो गया, जे इधर हो गया और के इधर हो गया। अब हम करने जा रहे हैं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो देखिए जे से आई की तरफ आएंगे तो ये तो अंदर आ गया, अंदर की ओर मतलब माइनस के, यानी दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में तो हम देखेंगे ही आगे, पर अभी भी हमें एहसास हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का, हम वहीं से प्रॉपर्टीज़ उठा के ला सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे माइनस के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप सेम बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात हैं और दोनों उल्टा पुल्टा बात है। ये मेरे घर का बात है तो ये पड़ोसी के घर का बात है, उल्टा पुल्टा बात है, दोनों सेम बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलेगा। उसी तरह सोचिए, अगर मैं यहाँ कर दूँ के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप ही गेस करिए, माइनस आई कैप। और अगर मैं कर दूँ आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। तो ये सब याद कैसे रहेगा? वहाँ तो हमने समझ लिया था कि कंपोनेंट लेना था, कोई दिक्कत नहीं। ये सब याद कैसे रहेगा? तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका कि आप सर्किल बना लीजिए। जानते हैं हम लोग 10 लाइन में पढ़े हैं कि सर्किल से बहुत सारे फॉर्मूलाज हम याद रखते थे, है ना? तो ये हमने बना लिया आई कैप, ये हमने बना लिया जे कैप और ये हमने बना लिया के कैप। अब देखिए आई क्रॉस जे हमें मिल गया के, जे क्रॉस के हमें मिल गया आई, और के क्रॉस आई, देखिएगा हम ऐसे घूम रहे हैं, एक डायरेक्शन चुन के उसी में घूमिए, के क्रॉस आई तो हमें मिला जे। पर अगर हम उल्टा घूम जाए आई क्रॉस के, तो अब हम उल्टा घूम रहे हैं, तो आई क्रॉस के हमें जे देगा, लेकिन हम उल्टा घूम रहे हैं इसलिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस की अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस, क्योंकि हम उल्टा घूम रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे भी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ऐसे ही पॉजिटिव आप मान लिया करें। ठीक है, ये हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, देखिए आई जे के में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कभी कभी किताबों में ऐसे लिख देते हैं, आई यहाँ लिखेंगे, जे यहाँ लिखेंगे और के यहाँ लिखेंगे, तो वो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो क्लॉकवाइज वो घूम गए, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव उन्होंने मान लिया। हमने ऐसे लिखा ही एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। इसीलिए आई जे के में जो रिलेशन बनेंगे वो आपको इस सर्किल से ध्यान रखना है, इस सर्किल से याद रखना है। और अब हम ये जानते हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ने लगे बीच में। वेक्टर पढ़ रहे थे हम, डॉट प्रोडक्ट ने पढ़ा, क्रॉस शुरू करा और बीच में डिटर्मिनेंट क्यों आ गया। तो चलिए पहले निकालते हैं फॉर्मूला, फिर हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट उसको कैसे ईजी करता है। तो पहले तो हम आई कैप जे कैप के कैप की बात कर लें जो हमने पढ़ी। तो ये हम ध्यान रखेंगे यहीं से, आई कैप जे कैप और के कैप। किताब में अगर कभी क्लॉकवाइज का मिल जाए तो क्या समझ लेना है, क्योंकि वो ऐसे लिखेंगे, आई जे के ऐसे लिखेंगे, तो क्लॉकवाइज फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा ही है,
क्योंकि हम कोऑर्डिनेट में भी पढ़ चुके हैं, ट्रिगो में भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ चुके हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और ज़्यादातर जगह हम ऐसा मानते हैं, इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही लिखा है। पर किताब में अगर वैसा कुछ लिख देता है तो आपको बुरा नहीं मानना है, आपको समझ जाना है कि अच्छा इसने उल्टा लिखा है तो उल्टा माना है तो उल्टा छापा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई जे के और आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के माइनस जे, क्योंकि उल्टा घूम रहे हैं अब हम, के क्रॉस जे माइनस आई और जे क्रॉस आई माइनस के, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम चलें तो चलिए वो चर्चा शुरू करते हैं जो हम A1 B2 A1 A2 ये सब लाए थे, वैसे हम क्रॉस का लाते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। वैसे इस बार हमें वेक्टर भी मिलने वाला है, हम वेक्टर भी जुगाड़ लगाएंगे, कुछ आई कैप जे कैप के कैप भी हमारा आना चाहिए। देखिए तो हम मान लेते हैं कि ए एक वेक्टर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और मान लेते हैं कि B एक वेक्टर है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, और हमें A क्रॉस B करना है, यानी हम इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो चलिए हम A क्रॉस B लिख देते हैं, लिख दिया तो ये हो गया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और इसका क्रॉस किया तो ये हो गया A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। पहला टर्म जब हम लाएंगे तो हमें मिलेगा आई क्रॉस आई, A1 A2 तो आएगा पर आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो, सिंपल, तो ये जीरो हो गया, तो इससे ये जीरो मिला। पर क्या इससे भी जीरो मिलेगा? नहीं, इस बार जीरो नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप, A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हम अगले टर्म में लिखेंगे। फिर A1 किसके साथ जाएगा, C2 के साथ, तो हो जाएगा A1 C2 आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप वहां से निकालेंगे हम बाद में, है ना। तो ये हमने A1 के सारे टर्म निपटा दिए। B1 के साथ आते हैं, तो B1 जाएगा A2 के साथ, तो क्या B1 A2 वाला जे कैप क्रॉस आई कैप कुछ बचेगा? बिल्कुल बचेगा, जब दो अलग अलग हो तो बचता है, जब दोनों सेम हो तो कुछ नहीं बचता, जीरो हो जाता है। तो हम ये लिखेंगे प्लस B1 A2 या A2 B1 लिखना चाहिए था, तो लिखेंगे J क्रॉस I, ये ऑर्डर मत चेंज कर दीजिएगा, हम इसका इससे कर रहे हैं, अगर इसका इससे करते तो वो B क्रॉस होता, वो अलग बात थी। A क्रॉस भी अलग बात है, B क्रॉस है अलग बात है, थोड़ा सा हम देख चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज में और डिटेल में देखेंगे। प्लस B1 का B2 से करेंगे तो J क्रॉस J, J क्रॉस J जीरो, इसलिए हम लिख नहीं रहे, प्लस B1 C2 J क्रॉस K, क्या पूरा हो गया? नहीं, अभी तो A और B का हुआ है, C का तो अभी बाकी है, C1 और A2, तो लिखते हैं इस बार थोड़ा गलती सुधारते हैं, A2 C1, इसे हम जैसे मन तैसे लिख सकते हैं, पर हम उसको K कैप को, ये सब को नहीं लिख सकते हैं, K कैप क्रॉस I कैप। देखिए अभी छोटा मोटा फॉर्मूला आने वाला है, फिर आपको पता चला है कि मैट्रिक्स बीच में क्यों घुस के पढ़ाने लग गए थे, ठीक है। C1 A2, फिर ये पता चलेगा B2 C1 K कैप क्रॉस J कैप, और ये K कैप क्रॉस K कैप C1 C2 ये कट जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने ये देखा, अगर एक पैटर्न की बात करें तो हमने ये देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट में बचता था वो यहाँ गोल हो गया, और जो डॉट प्रोडक्ट में कट जाता था वो यहाँ बच रहा है, वो सारी बातें यहाँ बच रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें हम ये आई क्रॉस जे निकालते हैं, तो आई क्रॉस जे के, यानी लिख सकते हैं A1 B2 के कैप, ठीक है, आई क्रॉस जे के हो गया। प्लस अगर हम इसे लिखें A1 C2, ठीक है, A1 C2, तो A1 C2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, हमें देखिए उल्टा घूमना पड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज ये है, हमें ऐसा घूमना पड़ रहा है, यानी ये आई क्रॉस के जे तो देगा, पर प्लस जे की माइनस जे, माइनस जे, तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस बेकार ही लिखा हमने, लिखेंगे माइनस A1 C2, और ये आई क्रॉस के था तो ये हो गया माइनस जे, तो माइनस हमने पहले ही लगा दिया। B1 A2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देख लेते हैं, जे क्रॉस आई, ये देखिए हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं जे क्रॉस आई आने में, तो के तो मिलेगा लेकिन माइनस के, तो ये यहाँ ये हमने जो लिखा है वो काटते जाते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो माइनस B1 या A2 B1 माइनस A2 B1 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फिर से देख लें तो ये
उल्टा घूमने के चलते ये हो जाएगा माइनस के कैप, तो माइनस हम पहले ही लिख चुके हैं, प्लस B1C2 जे क्रॉस के, ये तो सही डायरेक्शन में है ना, तो ये आई हो जाएगा प्लस B1C2 आई कैप, B1C2 आई कैप, ये आया। दो टर्म अभी बाकी हैं, इसको लिखते हैं A2C1 के कैप क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई सही लिखा हुआ है ना, तो ये जे मिल जाएगा प्लस A2C1 और के क्रॉस आई ये हमें मिलेगा जे कैप, और प्लस B2C1 प्लस अभी का ठिकाना नहीं है के क्रॉस जे, ये हमने क्लॉकवाइज घूम रखा है, तो ये हमें जो देगा वो देगा माइनस आई, तो यहाँ हमने प्लस नहीं लिख के यहाँ लिखना चाहिए था माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये फॉर्मूला आया। अब देखिए डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट में हम ये करते थे कि जिस चीज़ को हम उठाते थे, ठीक है, उस चीज़ को हम बिल्कुल छोड़ देते थे, उसका रो और कॉलम को छोड़ देते थे, जो बचता था वही। तो देखिए हम अगर आई कैप उठाएं, मान लीजिए आई कैप शुरू में लिखा, आई कैप उठाएं, तो ये जो A1 A2 है ये तो पूरे खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं, तो हमें, और ये जो ऊपर में हमें मिल रहा है जे कैप के कैप, ये भी खत्म हो जाएगा। सोचिए, आप इमेजिन कीजिए आई जे के लिख रखा है, इधर सामने A1 A2 लिखिएगा, तो बचेगा क्या, आई कैप के साथ जो बचेगा वो बचना चाहिए बी और सी में कुछ। तो देखिए आपको आई कैप के साथ केवल बी और सी की बातें मिल रही है कि नहीं, यानी हमने जो डिटर्मिनेंट का मेथड पढ़ा था वो यहाँ बहुत आसानी से एप्लीकेबल है। पहले इसे और सजा लेते हैं, देखिएगा लिखेंगे आई कैप पहले लिख देते हैं, आई कैप भी दे देते हैं, उसका कैप हमने टोपी उड़ा लिया, आई कैप, तो आई कैप में क्या है, ये है B1C2 माइनस, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं अभी क्या कह रहा था, अगर आपसे बात छूटी होगी तो इसको लिखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, प्लस जे कैप, प्लस ही हम लिखेंगे, प्लस जे कैप। तो जे कैप की बातों को देखिए, जे कैप यहाँ एक आई कैप लिख दिया था, इसे काट दीजिए, जो लिख लिया उसको काट दीजिए ताकि पता चले कि हाँ हमने वो कर लिया है, ठीक है। तो जे कैप की बात करें तो ये हुआ और ये हुआ, तो पहले इसे लिख देते हैं A2C1 माइनस A1C2 और प्लस के कैप अगर हम लिखें, ठीक है, प्लस के कैप की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि के कैप कहाँ गया, ये जे कैप वाला भी हमने लिख दिया था, के कैप कहाँ गया, तो ये हो गया A1B2 माइनस, गेस करिए अगली बार A2B1, जाहिर सी बात है आना चाहिए, तो कहाँ गया A2B1, तो माइनस A2B1। अब आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, B1C2, ओहो B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, और A2C1 A1C2, ठीक है, A1B2 B2A1। तो हम इस फॉर्मूले को अगर याद रखने से बचना चाहते हैं, हम इस फॉर्मूले को चाहते हैं कि ना हम इसे याद ना रखना पड़े, एक ट्रिक के जरिए हम इसे लिख लें और जब मन तब हम वो चीज़ सीख लें, वो चीज़ से निकाल लें, तो वो था डिटर्मिनेंट। इसलिए आपको पहले पढ़ाया गया था। तो देखिए अब इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए खोपचे में है ना, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमने पहले लिख दिया। तो फिर हम दोनों वेक्टर लिखेंगे, तो लिखेंगे A1 B1 C1 और अगला वेक्टर होगा A2 B2 और C2। और अब ढंग से देखिए ये आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि यही चीज़ आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आई कैप, तो ये और ये उड़ गया, B1C2 माइनस B2C1, अरे यही तो है, माइनस जे कैप, यहाँ से माइनस निकालते हैं ना तो आपको दिख जाता, तो माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप, ये और ये उड़ गया, तो बचा A1C2 माइनस A2C1, यहाँ आया A1C2 माइनस A2C1, तो देखिए यहाँ क्या है A2C1 माइनस है, यहाँ से एक माइनस निकाल सकता है ना, वो माइनस अपने आप आ रहा है, और प्लस के कैप A1B2 माइनस A2B1 A1B2 माइनस A2B1। तो हम अगर इस फॉर्मूले को याद रखने से बचना चाहते हैं तो आप ये मत याद रखिए, आप इसको याद रखिए। तो अभी जो हमने 10 मिनट पहले जो बात पढ़ी थी कि हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ने लग गए थे, तो वो हमें यहाँ से अब क्लियर है कि सही में ये फॉर्मूला अगर याद रखना पड़े तो बहुत दिक्कत है, पर इसके थ्रू अगर याद रखना पड़े तो बड़ी आराम से हो जाएगा। और केवल यही नहीं, बहुत जगह, मैथ में तो खैर ये मैथमेटिकल टूल्स में हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि फिजिक्स में कम काम आएगा, लेकिन मैथ में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैथ में तो हमारे सारे फॉर्मूलेज को ये आसान कर देगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया, जो कि डॉट प्रोडक्ट इतना इजी तो नहीं है, पर हम इससे इजी की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वेक्टर आना था और आई कैप जे कैप के कैप तो इसमें होना ही था। तो ये वेक्टर
का फॉर्मूला, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मिला है और इसके यूजर्स, प्रॉपर्टीज और आगे की बातों पे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।